जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ़ हुसैन काज़मी है और मैं एज़ प्रोफेसर और डॉक्टर डर्मेटोलॉजी में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से अभी रिटायर हुआ हूँ आफ्टर सर्विंग 35 इयर्स इन डर्मेटोलॉजी। मेरे वालिद डॉक्टर ग़ुलाम शबीर वो फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी थे पाकिस्तान में। उन्होंने स्किन का शोबा बनाया वहाँ मेयो हॉस्पिटल लाहौर में, और उसके बाद उस शोबे को चलाने के बाद मैंने उस शोबे को देखा। और अब मेरा बेटा माशाल्लाह वो भी स्किन में डर्मेटोलॉजी में है, लेकिन वो आजकल इंग्लैंड में है, वहाँ कंसल्टेंट है लंदन में। और मैं अपार्ट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, मैं फातिमा ज़ैनब मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रहा स्किन का कोई 7 साल, और उससे पहले अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर रहा स्किन का कोई 8 साल। और जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का स्किन डिपार्टमेंट था और जो फातिमा ज़ैनब मेडिकल कॉलेज का स्किन, वो मैंने उनको बनाया, वहाँ पहले इस्टेब्लिश किया। वहाँ कोई यूनिट नहीं थे तो वो मैंने उनको रिकग्नाइज़ कराया पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से। अब आजकल मैं रिटायरमेंट के बाद मैं रजिस्ट्रार था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, रिटायरमेंट से पहले प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। आजकल मैं एट प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट मेरी है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर रायमंड रोड पे एज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। स्किन में मुझे काम करते हुए कोई 35 साल हो गए हैं, और ज़्यादा 35 साल 1980 में 1980 में मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद फिर मैंने MBBS के बाद MCPS किया, MD किया, और फिर अमेरिका और यूरोप इंग्लैंड में मैंने स्किन में ट्रेनिंग हासिल की। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब 35-37 साल की नौकरी के बाद मैं जब रिटायर हुआ तो मैं ग्रेड 21 में था, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर। और आजकल जितने भी इन सर्विस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में 90% मेरे शागिर्द हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब मेरे शागिर्द जो हैं वो भी प्रोफेसर हो गए हैं। मैंने 6 किताबें डर्मेटोलॉजी में लिखी जो मेरी बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा मैंने कोई 50 से ज़्यादा पब्लिश किए पेपर इसके डर्मेटोलॉजी के, जो मैंने बाहर भी पढ़े और पाकिस्तान में भी पढ़े। और उन 6 किताबों के अलावा मैंने और मेरे वालिद ने एक सिंड्रोम डिस्क्राइब किया जिसे शबीर सिंड्रोम कहते हैं। और उस शबीर सिंड्रोम को, वो एक ऐसा ही बीमारी है जो फर्स्ट कज़न मैरिजेज़ में बच्चों में आती है। उनके जो फर्स्ट कज़न होते हैं उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो जनरली उनको वो स्किन डिजीज़ होती है जिसके साथ वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने डिस्क्राइब की बीमारी, और पूरी दुनिया में वो शबीर सिंड्रोम मेरे वालिद के नाम से जानी जाती है। तो मैं यहाँ, मेरा क्लिनिक जो है वो गार्डन टाउन लाहौर में 48 अहमद ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में है, वो मैं शाम को क्लिनिक करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में स्किन लेज़र्स को मुतारिफ़ कराया, और ये बात है आज से 20 साल पहले। किसी को पता ही नहीं होता था कि स्किन का लेज़र क्या चीज़ है, तो मैं वो लेके आया और मैंने आके इंट्रोड्यूस कराया। और अब माशाल्लाह हर गली मोहल्ले में स्किन का लेज़र लगा हुआ है और सारे लोग वो कर रहे हैं। मेरे क्लिनिक पे सारी लेज़र फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेज़र हेयर रिमूवल भी है, जो पिगमेंटेड लीजन्स होते हैं, बर्थ मार्क्स, उसका लेज़र भी है, क्यू स्विच भी है, CO2 लेज़र भी है, गड़े और खड्डों के लिए, मोकों के लिए CO2 लेज़र है, कॉटरी मशीन है, क्रायो सर्जरी है। मैं अपने क्लिनिक पे बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगाता हूँ, फिलर्स भी करता हूँ, PRP भी करता हूँ, गंजेपन, यंगस्टर्स में जो गंजेपन का इलाज है, और उसके साथ मैं PRP के साथ फिलर्स भी यूज़ करता हूँ, डर्मापेन भी करता हूँ, जिसके साथ मरीज़ों को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। अगर आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें आजकल कॉस्मेटोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट बन गया डर्मेटोलॉजी का। हर शख्स जो डर्मेटोलॉजी में आ रहा है वो कॉस्मेटोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहा है, और ये देखने में आता है कि कॉस्मेटोलॉजी एक इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अब खाली ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी अपने आप को, स्किन को चमकदार, फ्रेश और ग्लोइंग स्किन करना चाहते हैं। सो बात सबसे बड़ी ये है कि कॉस्मेटोलॉजी, लेकिन देखना ये है कि क्या आप किसी क्वैक के पास तो नहीं जा रहे हैं इलाज कराने। कॉस्मेटोलॉजी के प्रोसीजर्स हम खुद करते हैं, जिसमें बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, डर्मापेन, PRP,
स्किन रिजुविनेशन, CO2 लेज़र हेयर रिमूवल, ये सारे प्रोसीजर हैं। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि सिर्फ क्वालिफाइड बंदे से आपने जाके ये इलाज कराना है। ये ना हो कि आप एक ब्यूटिशियन के पास चले जाएं या क्वैक के पास चले जाएं जहाँ जाके आपके मसले मसाइल शुरू हो जाएं। सो कॉस्मेटोलॉजी अब डर्मेटोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन ये कह देना कि जी हर चीज़ को कॉस्मेटोलॉजी क्रीम्स और लोशंस और जेल्स रिप्लेस कर जाएंगी, ये गलत है। आप अपने डर्मेटोलॉजी से रजू करें। स्पेशली मैं आप इस हवाले से बताना चाहूँगा, गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं ये मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। इनके अंदर स्टीरॉइड्स डाले होते हैं और उन स्टीरॉइड्स की वजह से चेहरे पे औरतों के बाल आ जाते हैं। स्किन तो गोरी नहीं होती, लेकिन वो इतना बदनुमा चेहरा हो जाता है बाद में 2-3 माह के बाद कि धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इरिटेशन होती है और पेशेंट बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो मेरा मशवरा होगा कि जब भी आपने कॉस्मेटोलॉजी के या किसी ब्यूटी की क्रीम के बारे से बात करनी है तो अपने मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से या मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम आपकी स्किन को चेक करेंगे, उसकी स्किन टाइप क्या है, कितना उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो हम आपको लेज़र यूज़ करेंगे अगर लेज़र के साथ करना है, और अगर क्रीम्स देनी है तो कौन सी क्रीम्स आपकी स्किन को सूट करेंगी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिल्द की जिनके लिए अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स खाली डर्मेटोलॉजिस्ट के डोमेन में नहीं आता, गायनेकोलॉजिस्ट के, फिजिशियन के और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। जिस तरह के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जिनको पीरियड्स के औरतों को मसले होते हैं, हार्मोन्स के, यानी माहवारी की प्रॉब्लम है, कईयों की माहवारी लेट आती है, कई बच्चियों में माहवारी बहुत होती भी नहीं है, कईयों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। हम कई दफ़ा एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम है गायनी की जो बड़ी कॉमन है, जिससे स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया। सो ये जितनी गायनी की प्रॉब्लम्स हैं ये फिर हम मिल के गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात करते हैं और उसमें उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को भेजते हैं तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड करती है पेशेंट का, और उसमें से अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हों तो उसका इलाज करती है। क्योंकि जब भी चेहरे पे कील, महासे और बाल, जब ये कील महासे, स्याही और बाल आएंगे खातून के, स्पेशली अनमैरिड लड़की के, तो सबसे पहले हमें PCOS के बारे में सोचना है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के। उसके बाद हमें उस बच्ची के हार्मोन्स को एवेल्यूएट करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ टोटल डिस्कस करना चाहिए, बल्कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी हमें साथ शामिल करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एंडोक्राइनोलॉजी है ये उसके शुबे में भी आ जाता है। डायबिटीज़ किसी को है, शुगर है, उन लोगों में भी कील महासे और ये बालों का चेहरे पर आ जाना बहुत कॉमन है। सो ये हम एक ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं। अमेरिका में, यूरोप में ग्रुप प्रैक्टिस का बहुत रवाज है, पाकिस्तान में नहीं है। वो ग्रुप प्रैक्टिस का मतलब होता है कि 3-4 इंपॉर्टेंट शोबे को डॉक्टर मिल के डिस्कस करके उस पेशेंट को डील करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट ने गायनी का काम कर दिया, स्किन वाले ने स्किन का कर दिया, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसने अपना इन्वेस्टिगेट कर लिया। अगर कोई साथ मेडिसिन की प्रॉब्लम है अंडरलाइंग, जिस तरह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, SLE है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड है, इन चीज़ों को फिर फिजिशियन के साथ मिलके हमें करना पड़ता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है और कलेक्टिव विजडम होती है जिसके साथ मरीज़ को फ़ायदा पहुंचता है। देखिए जी, बालों का गिरना मर्द और ख़वातीन में बहुत कॉमन होता जा रहा है। आज से 40-50 साल पहले जब हमारे दादा परदादा या नानी परनानी ज़िंदा थे तो उनके बाल 100-100 साल तक सर पे रहते थे, 90-90 साल तक। आजकल के 20-20 साल, 25-25 साल के बच्चे बच्चियां गंजा होने लग गए। उसकी रीज़न क्या है? जेनेटिक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मौरूसी कहते हैं उसको, ब्लड में आना। अगर आपके वालिद या वालदा की तरफ जीन्स में गंजापन है तो वो आपके बच्चों में आएगा, लेकिन उसके साथ डाइट का सबसे बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली आजकल बर्गर, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बाहर के खाने इन्होंने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। दूध पीना ख़त्म हो गया घरों में, कोई यानी एडल्ट्स दूध नहीं पीते, फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस नहीं लेते। अगर घर में देसी घी कहीं से आ जाए उसको स्मेल आने लग जाती है, सबको, बच्चों को नाक बंद कर लेते हैं। अगर उनको कहा जाए कि आप दही खाओ, दही के साथ उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सो अब हमारा डाइटरी पैटर्न ऐसा हो गया है
जिसकी वजह से बाल ज़्यादा गिरते हैं। और आजकल पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत है बच्चों पे। हमारे ज़माने में शायद इतना कंपटीशन नहीं था, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बच्चे पढ़ते इतने हैं, किताबें इतनी ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं। लेकिन ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है, इसका बाकायदा इलाज है। अगर मेल्स में, यंगस्टर्स में मेल टाइप ऑफ एलोपेशिया है तो जेनेटिक है, तो उसके लिए हम PRP करते हैं, वो मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा PRP के मैं ख़ुद एक लोशन बनाता हूँ, वो देते हैं, उसके साथ बाल आ जाते हैं। तो फीमेल में भी हम अब PRP, जिसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ब्लड हम आपका ड्रॉ करते हैं और उस ब्लड को ड्रॉ करके फिर सेंट्रीफ्यूग करते हैं, प्लेटलेट्स निकलते हैं और फिर आपके सर के उन खुलियों में हम इंजेक्ट करते हैं आप ही का ब्लड, जो यहाँ से सेंट्रीफ्यूग होता है प्लेटलेट रिच, वो आपके जो डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स हैं उनको इरिटेट करता है और बाल आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका मैं यहाँ जिक्र करूँगा। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जिसकी रीज़न का नहीं पता होता, वो डिज़ीज़ है और ये बड़ी बड़ी देर तक रहती है। नंबर 2, इसमें मछली के चाने की तरह के छिलके स्किन पे बन जाते हैं। ये इन्फेक्शस नहीं है, कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगती, इसका कैंसर नहीं बनता, मौत नहीं वाक़ होती। इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। ये उसमें पैचेस में आती है, बाकी जिसमें में पैची स्किन हो जाती है, सर में सिकरी की तरह के छिलके बन जाते हैं, लेकिन इसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसके साथ पेशेंट काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड रहता है और बीमारी से निजात मिली रहती है। स्किन कैंसर की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ब्राउन स्किन दी है। जो गोरी स्किन के लोग हैं, ऑस्ट्रेलियंस और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, इन लोगों में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे भी, जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं ये बीचेस पे लेटे रहते हैं, ये अपने आप को टैन करते हैं। और टैन क्यों करते हैं? ताकि इनको स्किन कैंसर से बचाया जा सके। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में इतने मेलानोसाइट्स दिए हैं जो हमें ब्राउन रखते हैं, और स्किन, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो शुआएँ हैं, इनसे हमारी स्किन को कैंसर से बचाते हैं। स्किन कैंसर, अगर किसी को एक ऑप्शन देनी हो कि तुम्हें एक ज़रूर कैंसर हम देना चाह रहे हैं, कौन सा कैंसर लोगे, तो बंदा स्किन कैंसर कहता है, क्योंकि उससे मौत वाक़या सिवाय मैलिग्नेंट मेलानोमा। मेलानोमा एक ऐसा है जिसके साथ रैपिडली ग्रोइंग स्किन कैंसर है, काला धब्बा बनता है, फैलता चला जाता है और पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, बोवल डिजीज़, केरेटोएकेंथोमा, ये वो स्किन कैंसर्स हैं जो ट्रीटेबल हैं। इनको पूरा रिमूव किया जा सकता है काट के, और इनकी कोई जड़ें नहीं फैली होती। लेकिन अल्टीमेटली मैलिग्नेंट मेलानोमा सिर्फ वो वाहिद स्किन कैंसर है जो एकदम आपकी जानलेवा साबित होता है। सो स्किन कैंसर पाकिस्तान में बहुत कम है। नंबर 1, हमारी रंगत ऐसी है जिस पे अल्ट्रावायलेट रेज इफेक्ट नहीं करती, और नंबर 2 जो मेलानोमा है वो भी हम बहुत कम देखते हैं। इसलिए स्किन कैंसर का हमारे मुल्क में और सब कॉन्टिनेंट में कोई इतना मसला नहीं है। शबीर सिंड्रोम, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे वालिद को, डॉक्टर ग़ुलाम शबीर को, ये उन्होंने एक बीमारी दरियाफ़्त की। और जब ये दरियाफ़्त की तो मैं तब असिस्टेंट प्रोफेसर था किंग एडवर्ड में। तो मेरे वालिद ने जो फर्स्ट कज़न मैरिजेस, हमारे ट्रेडिशनली ये होता है कि वो कहता है जी राजपूत राजपूत में करेगा, सैयद सैयद में करेगा, जट जट में करेगा, कश्मीरी कश्मीरी में करेगा। तो जब हम आपस में रिश्ते कर लेते हैं, ये नहीं बरादरी में, जब कज़न मैरिजेस हो जाएँ, चचा ताया मामू पुफी खाला के बेटा बेटी की आपस में, तो कज़न मैरिजेस में बच्चे पैदा होते हैं जिनकी आँखों के आगे ज़ख़म होते हैं और खून निकल रहा होता है साइडों से, उनके नाखून पैदाइश पे उतरे हुए होते हैं हाथ और पाँव के, और जो पेशाब वाली जगह होती है वो सारी की सारी खून के साथ भरी रहती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और 6 महीने के से 1 साल के अंदर बच्चा फौत हो जाता है। तो इसको कहते हैं शबीर सिंड्रोम। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें बच्चा सर्वाइव नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, मेरे वालिद ने पंजाबी फैमिलीज़ में, ये पंजाब की फैमिलीज़ में मेरे वालिद ने ये स्टडी की, मैं साथ होता था। उन्होंने कोई उस वक़्त 50 फैमिलीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जिनके बच्चे पैदा होकर मर जाते थे। और जब हमने इसकी जेनेटिक कोडिंग कराई ऑस्ट्रेलिया से, तो पता यही चला कि ये कज़न मैरिज में जो DNA है, जो हमारी एक शनाख्त बनता है, ये उसकी रिसेसिव जीन है, और उसकी वजह से बच्चे ऐसे कज़न मैरिज में पैदा होकर खून के साथ पैदा होते हैं, नाखून उतरे होते हैं, ब्लीड कर रहे होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सो इसका इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, और मैं आपको मशवरा दूंगा कि कज़न मैरिजेस ना करें, शादियाँ बाहर करें, बरादरी में कर लें,
लेट्स से एक राजपूत बरादरी है, वो कहता है जी हम तो करेंगे अराइयों में या राजपूत में, बिल्कुल करें, लेकिन कज़न में ना करें, बरादरी में कर लें। सैयद कहते हैं सईदों में करनी, करो बाहर, लेकिन कज़न में ना करें। इसी तरह कश्मीरी हैं कश्मीरियों में कर लें, जट हैं जट्टों में कर लें, पठान हैं पठानों में कर लें, जो बरादरी में चट्ठे जो बरादरी हैं, लेकिन कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें। और आखिर में मैं अपने इंटरव्यू में आपको मैं फैसिलिटीज़ बता दूं कि मैं क्या करता हूं, कहाँ होता हूं, क्या क्या है। पहली बात तो है कि मैं लाहौर में बेस्ड हूँ।